नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने होली खेल ली होगी और होली से पहले हम लोगों ने उड़ान कोचिंग के अंदर एक टेस्ट हम लोग जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका नाम है बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज, जिसका दूसरा टेस्ट, इसका एग्जाम ID 7971 जिसका टेस्ट हुआ था, उनके सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर पाए थे और कोड था A103, याद होगा आप लोग को। इसका क्वेश्चन हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन भेजा था, आंसर की कई लोगों ने मैच कर लिए होंगे और जीके के सवाल तो आप लोग मिला ही लिए होंगे। आज एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग डिटेल्ड में मैथ और रीजनिंग के सवाल को। देखते हैं अगर आज मैथ कर सकते हैं तो कल फिर रीजनिंग करेंगे, ठीक है। वैसे क्लास में तो एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिलहाल आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का उड़ान मैथोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए मिलते हैं आगे सवालों के साथ। तो इसमें 150 सवाल आते जानते हैं और बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज इसीलिए महत्वपूर्ण है बच्चों। 600 नंबर का एग्जाम होगा और 600 नंबर में जब तक आप 450 नंबर के आसपास स्कोर नहीं करेंगे तब तक चांसेस आपकी थोड़ी नीची है। तो मेहनत करेंगे और टेस्ट सीरीज से ये फ़ायदा होता है कि आपकी कमियां और आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहाँ पे, किस क्षेत्र में, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस के कौन से पोर्शन में आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, आप अच्छे पकड़ है आपका, उसमें आप मेहनत थोड़ा कम भी करेंगे क्योंकि उसमें अच्छी पकड़ है। और जहाँ जहाँ वीक पॉइंट है उस पर सुधार करके अच्छे नंबर लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा मैथ का सवाल है, देखते हैं कितने नंबर से शुरुआत होती है। जीके के सवाल का एक्सप्लेनेशन हम बाद में कर लेंगे, पहले हम चलते हैं मैथ पर। तो अब हम देख सकते हैं मेरा कोचिंग है उड़ान इंस्टीट्यूट, DIG चौक पूर्णिया में है, कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मैं हूँ जो कि आपके सामने हूँ, ठीक है। तो सारे आप क्वेश्चन देखते हैं, पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा क्वेश्चन रहता है। एक एक क्वेश्चन जो टेस्ट देता है उन बच्चों से रिव्यू भी लेंगे अगले टेस्ट में और उनका वीडियो भी डालेंगे, आप लोग देखिएगा थर्ड टेस्ट के अंदर। तो काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग चलते हैं मैथ के सवाल के साथ जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 से हमारा मैथ का सवाल आता है। अगर आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा तो यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 73। छोटे छोटे क्वेश्चन है और छोटे छोटे सॉल्यूशन में ही खत्म हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों की जो पोजिशन वैल्यू है दोनों का अलग अलग है। एक निकलता है ए से, दूसरा निकलता है बी से। एक जाता है ए से बी की ओर, दूसरा आता है बी से ए की ओर। तो इसकी छोटी सी कहानी है बच्चे कि जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है तो रिलेटिव स्पीड जो है दोनों का सम हो जाता है। मतलब दोनों की चाल को जोड़ देंगे तो मेरा रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल आ जाएगा। यहाँ सापेक्ष चाल क्यों जरूरत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो दोनों के स्पीड का रिलेशन लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं, ए पॉइंट से 6 बजे निकला है और बी पॉइंट से 7 बजे, यानी हमको सबसे पहले टाइम इक्वल करना होगा। तो ए 6 बजे निकला और बी 7 बजे, तो हम ये जानेंगे कि ए 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो 7 बजे का रिलेशन लेंगे 7 AM का। तो 7 AM में ए जो है वो 1 घंटा चल चुका होगा क्योंकि वो 6 बजे निकला था और ए की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी 1 घंटे में चला होगा ये 20 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर में 20 किलोमीटर तो ए ने कवर कर ही लिया, तो जो डिस्टेंस बचा वो बचा 100 - 20 यानी कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस बचा। 80 किलोमीटर और 80 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। 80 किलोमीटर दोनों की चाल को हमको प्लस करना है। क्यों? क्योंकि मुझे रिलेटिव स्पीड में दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। यानी एक का चाल है 20 और एक का चाल है 10, तो 20 और 10 हो जाएंगे 30, 20 और 10 हो जाएंगे 30। दोनों को काटेंगे 8/3, 2.2/3 घंटे आप कह सकते हैं, या इसको ये कह सकते हैं कि 2 घंटा, और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। 7 बजे से लेकर के 2 घंटा यानी 9 बजे 40 मिनट यानी 9:40 AM सुबह इस सवाल का जवाब होगा डी नंबर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, 2 लाइन का क्वेश्चन है, इनफ हो जाता है। इसको मन में भी कोई बना सकता है, बहुत आसान है। कोई दिक्कत हो तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहां भी कोई क्वेरी रहेगा कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं। सवाल कहता है कि नल ए किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 50 घंटे में। दोनों नलों को एक साथ खोला गया
तो कितने देर के बाद ए नल को बंद कर दिया जाएगा कि ताकि नल 25 घंटे में भर जाए। पहली बात समझिए कि नल ए को बंद करना है कितनी देर के बाद, तो मुझे वो टाइम तो पता है नहीं, लेकिन नल ए 40 घंटे में भर सकता है। इसके नॉर्मल से रूल है कि दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 40-50 का एलसीएम होगा 200। कितना होगा? 200 होगा। तो 40-50 का एलसीएम हो गया 200। अब सवाल ये है कि यहाँ पर मुझे देखना है कि एफिशिएंसी, तो 50 चौके 200 होता है और 40 पंचे 200 होता है। ये इसकी एफिशिएंसी है बच्चे, ये इसकी क्षमता है। यानी कि ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है, तो बी 1 घंटे में 4 लीटर भर सकता है। हमें बंद करना है ए नल को, यानी बी नल कभी बंद नहीं होगा। बी नल अगर कभी बंद नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा नल हमेशा चलता रहेगा भाई? तो बी नल हमेशा चलता रहेगा और ए नल बंद हो जाएगा। यानी पूरे 25 घंटे बी नल चलेंगे, तो 4 गुनी 25, क्योंकि ए बी की क्षमता 4 है, तो यानी पूरे 200 काम में से 100 काम तो बी अकेला कर देगा। पूरे 200 काम में से 100 काम तो बी अकेला कर देगा। कितने घंटे में? 25 घंटे में। तो सवाल है कि बच्चे शेष काम कितने बचे? तो 200 में से 100 निकल गया तो बचा शेष, कितना? 100 बचा। और ए की क्षमता बच्चे कितनी है? 5। तो 100 को जब 5 से भागा देंगे तो 20 आएगा और सवाल के जवाब होंगे डी नंबर। अगर कोई दिक्कत हो तो सवाल पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है? बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से पूछना है। यानी 20 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाएगा, तो नल कितने देर में भर जाएगा जी? 25 घंटे में भर जाएगा। अगर कोई भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर कीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए, सवाल यहाँ पर है मेरे पास कि 30 श्रमिक 20 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को काम छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो जाए? देखो, 2 तरीके बनाने के। इसको एक तरीका ये है कि आप ना मतलब एजम्पशन करके बना सकते हैं, रिलेशन लगा करके। जैसे सोचिए कि 30 का 30 अगर लेबर मजदूर काम करता रहता, आदमी काम करता रहता, तो 20 दिन लगाता काम करने में। लेकिन अगर 10 श्रमिक चला जाएगा तो काम 25 दिन में पूरा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 5 दिन यानी 30 श्रमिक में 10 श्रमिक चला गया तो कितने श्रमिक बचे? 20 श्रमिक बचे। 30 श्रमिक में 10 श्रमिक चला गया तो कितने बचे? 20 श्रमिक, यानी कि 20 को लेबर बचा। और ये 20 लेबर को 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर 10 श्रमिक चला जाता है, तो 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हैं कि 20 दिन और 25 दिन में 5 दिन का फर्क है। तो 20 गुना 5 यानी कि 100 काम को करने के लिए, ठीक है, 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। कितने दिनों के बाद? तो 10 श्रमिकों को यानी 10 को लेबर को कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद। तो 10 दूना 20 यानी 5 दूनी 10 इस सवाल का जवाब होगा। एक लाइन में बन जाता है। एक बच्चे अब बेसिक से कंसेप्ट है ऐसे कि 30 श्रमिक अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, ध्यान से देखिए, 30 श्रमिक, एक फॉर्मूला होता है M1 गुना D1, पढ़े होंगे आप लोग। M1 गुना D1 टोटल वर्क देता है। तो 30 श्रमिक जिस काम को 20 दिन में करता है, तो 30 में से 20 श्रमिक चले गए तो 20 श्रमिक बचे, उसने 25 दिन तक कार्य किया। साथ में जो बचे हुए 10 श्रमिक थे उसने भी तो कुछ दिन काम किया होगा, तो मान लेते हैं उसने D दिन तक काम किया होगा। तो 30 20 है 600, अब 25 गुना 20 500, 600 में से 500 गया तो 100 बचा, ठीक है, बराबर 10 गुना D। और यहाँ से आप जानते हैं कि D की वैल्यू 10 ही आएगी, इसमें कोई शक का बात नहीं है। तो 10 दिन में काम खत्म कर देगा। यानी 10 दिन के बाद 10 लोग जो है नौकरी छोड़कर चले जाएंगे तो काम 25 दिन में पूरा होगा। ये 2 तरीके हैं। मेरा जो बेस्ट टेक्निक है तो ये आप एजम्पशन लगाइए और एक लाइन में सवाल को खत्म कीजिए। एजम्पशन लगाने का सिंपल टेक्निक क्या होता है कि जितना एक्स्ट्रा डे है और जितने शेष बचे हैं उसका वर्क लिख लीजिए, जो गए हैं उसका डे निकाल लीजिए, सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं आगे। ऑप्शन देख लेते हैं कितने नंबर में था। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर करेक्ट होगा, यानी 75 का ए बन जाएगा, ठीक है जी। आइए, क्वेश्चन जो है हर सेट का कभी लो कभी हाई ऐसे करके मैथ में भी, ठीक है। तो जो आपका एग्जाम में लेवल आ सकता है उसी टाइप का हमने दिया है। सीजीएल का लेवल हमने नहीं बिठाया यहाँ पे, क्योंकि सीजीएल लेवल का सवाल आपको बिहार एसएससी में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरा पूरा उम्मीद है कि इसमें जो लेवल होगा वो नॉर्मल सीएचएसएल से भी नीचे का लेवल होगा। सीएचएसएल एग्जाम तो है, लेकिन जो एसएससी सीएचएसएल लेती है
उससे पक्का थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। फिर भी चलिए देखते हैं। 5 साल पहले योगेश का जो उम्र है, उमेश का उम्र का 1/3 है, और प्रेजेंट एज ऑफ योगेश इज 17 ईयर्स, देन द एज ऑफ उमेश। कहता है 5 साल पहले योगेश की उम्र जो थी उमेश की आयु का 1/3 है, यानी उमेश तिगुना है, ये कहना चाहता है। वर्तमान में योगेश का आयु 17 वर्ष। अब बताइए वर्तमान में अगर 17 साल है तो 5 साल पहले अगर घटा देंगे तो 17 में 5 गया तो 12। अरे भैया योगेश अभी 17 साल का है, तो 5 साल क्या साल का रहा होगा, तो 5 साल पहले रहा होगा 12 साल का। और 5 साल पहले उमेश जो था वो योगेश का तिगुना था, यानी योगेश 1/3 हुआ, योगेश 1/3 हुआ तो उमेश कितना हुआ, तिगुना। यानी उमेश का उम्र अगर हम देखेंगे तो उमेश 12 गुना 3 यानी कि 36 साल का उस समय रहा होगा, ठीक है। तो उमेश की आयु है, अभी के बारे में पूछ रहा है, अभी तो अभी 5 साल बाद यानी 36 5 41 साल का है। ये सवाल में ये प्रेजेंट एज नहीं दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये प्रेजेंट एज ही पूछना चाहता है। अगर ये पिछले का ये पूछता तो ऐसा नहीं पूछता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 36 साल इस सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देन द एज ऑफ उमेश यानी उमेश की आयु क्या है ये पूछ रहा है। क्या था अगर कहता तो यानी तब 36 साल होता, लेकिन अभी क्या है तो यानी 41 साल का उमेश है, कोई शक नहीं है इसमें। चलिए बहुत अच्छी, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। 6 तो प्लेयर है बच्चे, 6 गो प्लेयर है, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी कितने हैं सर, तो प्लेयर हैं 6, और एगो कोच भी है, एगो को है भाई कोच है, कोच 1 है, तो 6 + 1 हो गए 7, 6 + 1 कितने हो गए 7 हो गए। कहता है कि 1 किलोग्राम औसत में वृद्धि हुआ। भाई 1 किलोग्राम वृद्धि होगा तो सभी में वृद्धि होगा कि किसी एक आदमी में वृद्धि होगा, सभी में वृद्धि होने वाला है, ठीक है भाई। तो कहता है कोच का वजन भी, जब कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम है, तो कोच के वजन का पता लगाएं। भाई एक बात बताओ, कोच 67 अभी एवरेज है, अभी एवरेज 67 है। 67 एवरेज कब हुआ भाई, जब 1 किलोग्राम वृद्धि हुआ। इसका मतलब पहले का जो एवरेज था, पहले का जो एवरेज था वो 66 था। पहले का एवरेज कितना था 66, पहले का एवरेज है। 67 में 1 कम कर देंगे, क्योंकि 1 वृद्धि के बाद 67 हुआ है, तो 1 कम कर देंगे तो 66 होगा। अब एक लॉजिक से समझिए, क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे बैठे हुए, कितने लोग बैठे हुए हैं, उनका औसत वजन है 50 केजी। तो कोई भी व्यक्ति क्लासरूम में आता है, अगर वो 50 किलो वाला वजन लेकर आता है, यानी 50 किलो उसकी वेट है, तो पूरे क्लास के औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो 50 का 50 ही रहेगा। लेकिन अगर 50 से कम लेकर आता है तो औसत घट जाएगा, 50 से ज्यादा लेकर आएगा तो औसत बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ेगा कितना डिपेंड करता है कितना ज्यादा लेकर आया और कितने लोगों में हमने बांटा। जैसे एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं सोचिए, और हर व्यक्ति का जो औसत वजन है वो है 50 किलो। 11वां आदमी एक क्लासरूम में आता है और उसका वजन है 60 किलोग्राम। कितना किलोग्राम है 60 किलोग्राम। तो होगा क्या कि 50 से उसने कितना ज्यादा लाया 10 किलोग्राम। वो 10 किलोग्राम जो थे पूरे क्लास के बच्चों और जो एक व्यक्ति आया 11 व्यक्ति में बटेगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति को जितना मिलेगा उतना औसत बढ़ जाएगा। यानी 1 किलोग्राम औसत बढ़ा है किनके वजह से, कोच के वजह से। और वो कोच को मिलाकर 6 + 1 होते हैं 7। कितने होते हैं 7 होते हैं। यानी कोच का वजन 7 किलो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 73 किलो का अगर कोच होगा, 73 किलो का अगर कोच होगा तो वो वजन को 1 किलोग्राम औसत में बढ़ा देगा, यानी कि 73 किलो का कोच था। कई लोग इसको ना ऐसे 67 गुना 6 फलाना ढिकाना करके बनाता है, ऐसे नहीं बनाना है मुझे। डेविएशन लगाइए, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, दोबारा समझाते हैं समझिए। अभी का औसत है 67, यानी पहले का 66 रहा होगा, कोच के आने के बाद 67 हुआ, यानी कोच ने हर व्यक्ति को 1 किलो एक्स्ट्रा वेट दिया। यानी अगर कोच 66 किलो का होता तो उस समूह में औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 66 से ज्यादा है कितना, तो हर व्यक्ति को उसने 1 किलो एक्स्ट्रा दिया है, यानी खुद को भी 1 किलो एक्स्ट्रा देगा और बाकी 6 प्लेयरों को भी 1 किलो एक्स्ट्रा देगा। तो यानी 6 + 1 7 किलो एक्स्ट्रा देगा, तो 66 और 7 यानी 73 किलो का कोच होगा। यानी करेक्ट आंसर 73 केजी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप ये देखो बच्चे, कई लोग देख रहे थे टेस्ट में कि काफी लंबा समय लगाकर मैथ के सॉल्यूशन कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है।
इतने लंबे टाइम लेकर के अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो एग्जाम में फंस जाएंगे। तो एंजॉय करके बनाइए, और शॉर्ट टेक्निक्स जो हैं, टेक्निक्स मतलब पहले मेथड तो पता हो, साथ ही साथ आपकी जो टेक्निक्स हैं उनको कैलकुलेशन को जितना सिंपल रखेंगे, जितना ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चों को हमने देखा टेस्ट में सारे सवाल बना देते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर आपको सारे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं आ रहे हैं तो 50-50 तुक्का मार रहा है, 40-40 तुक्का मार रहा है। बच्चे इस तरह के तुक्के लगाने से अगर एग्जाम में सिलेक्शन होता तो हर किसी का हो जाता है। तुक्का मारने से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आप 150 क्वेश्चन में 110 बना रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन का वेट ले सकते हैं आगे पीछे, लेकिन आप समझो ये भी कि हर क्वेश्चन में निगेटिव मार्क भी तो है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन की गलती की आपको क्या लगता है सिर्फ -1 देगी? नहीं। सोचिए एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, अगर वो गलत हुए तो 4 तो गए ही, यानी -4 हो गए, यानी 4 आने थे 0 आ गए, -4। एक निगेटिव खा रहे हो तो -4 और -1 यानी कि -5 नंबर, यानी 5 नंबर का लॉस होता है एक क्वेश्चन गलत होने पर। उसे मुझे सुधार कैसे करनी होगी? उसे प्रैक्टिस से ही सुधार कर सकते हैं। एक्यूरेसी पहले डिपेंड करेगा, मेरा एक्यूरेसी पहले पूरा काम करेंगे एक्यूरेसी पर। एक बार एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है, मेथड सीख जाते हैं, तो उसके बाद आप बस लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या तुमने पाया है मैंने खो, अरे बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, मुझे जगह चाहिए होगा इसको बनाने के लिए, पढ़ लेते हैं पहले। कहता है राम ने 2 बराबर रकम 2 भिन्न लोगों को दी, यानी 2 अलग अलग व्यक्तियों को 2 पैसा दिया। ठीक है जी, और दोनों इक्वल है। उन्होंने पहले व्यक्ति को 5% पर दिया और 5 साल के अंत में उन्हें उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपए मिले। दूसरे व्यक्ति को केवल उन्हें 2 साल के लिए रकम दी। वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली की। बहुत सिंपल है बच्चे, 5% के रेट से उसे 1000 रुपए मिला है और 5 साल में। भाई साहब 5% से 5 साल यानी 25, यानी 25%। आप एक बार बताओ, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे एसआई सेम है, सिंपल बात है भाई, एसआई सेम है। अगर प्रिंसिपल भी सेम हो, बच्चे यहाँ देखो लिख देते हैं, एक लाइन क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूं, आप ना ध्यान से देखो। 2 लाइन में इसको बना देंगे हम, 2 लाइन भी इनफ है इस सवाल के लिए। ठीक है सर। बच्चे क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही कांस्टेंट हो, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही कांस्टेंट हो, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, रेट और टाइम लगा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। बच्चे क्योंकि 5% 5 साल के लिए है, तो 5 गुना 5 बराबर रेट गुना टाइम कर रहे हैं, तो 2 साल में क्या रेट होना चाहिए, तो 25/2 यानी कि 12.5% का रेट होगा। तो ये सवाल खत्म हो गया। ठीक है, रेट गुना टाइम मेरा इंटरेस्ट होता है बच्चे, इंटरेस्ट होता है रेट गुना टाइम। तो 5 साल में 5% के रेट से यानी 25% इंटरेस्ट लेना चाहता है वो, तो 2 साल में 25% इंटरेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 12.5% एक साल में, 2 साल में 25%, खत्म हो गया 12.5%, है ना। चलो बहुत सिंपल। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बल्कि सेंटेंस बहुत बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 80, आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर खरीदार को 1751 की कीमत चुकानी पड़ती है। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या? भाई साहब छूट तो हम मार्क प्राइस पे देते हैं, यानी अगर मेरा मार्क प्राइस 100 है तो हम 15% का छूट का मतलब 100 में 15 की छूट दे रहे हैं, यानी 85 मेरा बचा हुआ है। 1751 उसने चुकाया, यानी कि ये एसपी है बच्चे, तो एसपी है मेरा 1751, 1751। और जो हम चुकाए हैं बच्चे, चुकाए हैं तो 15% डिस्काउंट के बाद में चुकाए हैं जी, यानी 85 ही चुकाए हैं। कितना चुकाए हैं जी? 85। और हमें अंकित मूल्य जो कि हम 100 यूनिट माने थे, कैलकुलेट कर देंगे। 17 × 85, 20 × 100, 17 से काटेंगे 103 बार में कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 10 दूना 20, 2060 रुपया सवाल का जवाब होगा। बहुत ही सिंपल है, इससे लुल्लू बुचू सवाल कुछ नहीं हो सकता, एकदम लुल टाइप का सवाल है बच्चे। जिसको नहीं आता हम समझा देते हैं बेटा। देखो सीपी के ऊपर यानी क्रय मूल्य के ऊपर अगर कोई कीमत को चढ़ाते हैं MP% तो बनता है MP, और उसके ऊपर अगर हम डिस्काउंट लगा दें
तो बनता है बच्चा एसपी। सवाल था ना कि एमपी परसेंट मतलब क्या, दुकानदार एक लेवल चिपकाता है ना सब वस्तु पर, उसे एमपी बोलते हैं। सोचो 100 रुपए का सामान खरीद कर लाए और लेवल चिपका हुआ 125, इसका मतलब हुआ कि 100 के सामान में 25% उसने एमपी परसेंट रखा है, तो 125 हो गया। फिर कहता है हम आपको 10% का छूट भी देंगे, तो 125 पर 10% का छूट यानी कि 12.5 रुपए का छूट दिया, तो भी उस व्यक्ति को 12.5 रुपए का फायदा होने वाला है। तो यानी डिस्काउंट के बावजूद भी फायदा होता है, ऐसा समझिए आराम से। तो हमने एमपी को माना था 100 और डिस्काउंट दिया 15% का, तो तुम ही बताओ अगर 100 में 15 की छूट देगा कितना बिकेगा बच्चों, 85 में। एसपी था 1751, 85 की वैल्यू थी, तो हमें 100 की वैल्यू पता करनी है जो कि एमपी निकालना है मुझे, तो यानी एसपी नहीं, यहाँ पे एमपी लिखेंगे और एसपी तो मेरा ये है 1751, ये मेरा एसपी है। क्लियर है? बहुत ही छोटा लूल क्वेश्चन है, आराम से लिख लीजिए, ठीक है, आराम से बन जाएगा। ठीक है बाबू, चलो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। तो इस तरह से मेरा 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 81 पे चलते हैं। ठीक है जी, 81। एक आदमी 60 रुपए प्रति लीटर से स्पिरिट खरीदता है। ठीक है जी, कहता है कि उसने पानी मिलाया और उसको 75 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। अगर उसकी प्रॉफिट का जो लाभ प्रॉफिट है 37.5% का प्रॉफिट है, तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर। कहता है पानी और जल का स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। एलिगेशन लगा दूंगा तो तुरंत बनेगा। ठीक है, एलिगेशन कब लगाते हैं बच्चे, जब दो चीजें मिक्स होती रहती है। ठीक है, दो चीजें मिक्स होती रहती है और फिर सेपरेशन दिखाता है, तो वहां एलिगेशन काम करता है। सेपरेशन कैसे दिखा रहा है, जैसे स्पिरिट में पानी मिलाया, अब फिर सेपरेट करके वैल्यू पूछ रहा है, यानी मिक्स एंड सेपरेट एलिगेशन। एलिगेशन को हिंदी में पृथक्करण कहते हैं। सवाल ये होता है एलिगेशन में कि हमें ना हर बार एक इक्वल वैल्यू को ध्यान रखना होता है। जैसे हमने यहाँ पे स्पिरिट का सीपी ले रहे हैं, तो मुझे मिक्सिंग वैल्यू का भी सीपी लेना पड़ेगा और तभी जाकर सवाल बनेगा। आइए एलिगेशन के डाटा को यहाँ देख लेते हैं। 37.5%, 75 और 60 है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। ठीक है जी, वैसे तो मैं इसमें बना दूंगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। 75, 60 था और 37.5% का प्रॉफिट था। भाई अगर स्पिरिट यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे वाटर। स्पिरिट की कीमत है 60 रुपए पर लीटर, जो कि सीपी है इसका। तो भाई पानी का कीमत तो नहीं ना दिया क्वेश्चन में, इसका मतलब पानी फ्री है, और जो चीज फ्री होता है बेटा उसका कीमत होता है 0। ठीक है, दोनों को मिलाकर उसने बेचा 75 रुपए पर हिसाब से। तो भाई एसपी जो है ना वो मिक्सर का दिया हुआ है 75 रुपए पर लीटर, तो 75 रुपए पर लीटर है सर। और यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है 37.5%। 37.5% प्रॉफिट का मतलब होता है 3/8। 3/8 यानी 8 का सामान में 3 का प्रॉफिट, यानी 8 के सामान में अगर 3 का प्रॉफिट है तो कितना में बिका होगा, आप ही बताओ। 11% में बिका होगा, यानी सीपी कह सकते हैं 8 के सामान यानी सीपी है और 3 का प्रॉफिट, 8 के सामान में 3 का प्रॉफिट यानी 11 में बिका होगा। एसपी है 75 और एसपी हो गया 11, गुना सीपी चाहिए तो आप सीपी के लिए 8 से गुना कर देंगे, तो यानी मेरा सीपी आ गया 75/11 गुना 8। अब एक ही चीज जो है यहाँ परेशान कर सकता है, वो है नीचे का डिनोमिनेटर 11। इसको मुझे हटा देंगे तो सवाल मेरा बन जाएगा। तो कैसे हटेगा सर, इसको आप 11 से गुना कर दो तो 11 कट जाने वाला है, तो इसको भी आप 11 से गुना कर देना। इसको भी एलिगेशन में हर टर्म रेशियो में होता है, इसलिए किसी भी एक टर्म के मल्टीप्लिकेशन से हर टर्म को उसी टर्म के मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा, तभी जाके एलिगेशन बनता है। तो 11 गुना 60 जो हो गया वो 660 हो गया, और ये तो 0 ही रहना है। 11 कट गया तो 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, 4 60 हो गया, 600 हो गया बच्चे। घटा देते हैं, 600 में 60 गया 60 हो गया, 600 में 0 गया 600। यहाँ काटेंगे 10:1 होगा। ऑप्शन देख लेंगे जहां पे 10:1 होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, 10:1। देख लो आप, अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर से बता देंगे। वैसे पहली बात है ना इसमें सीपी, एक अगर एसपी है दूसरा अगर सीपी है, तो एलिगेशन लगाते वक्त हम ना हर जगह इक्वल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे एसपी था 75 रुपए पर लीटर, प्रॉफिट था 37.5%, जिसको ब्रेक करके आया 3/8, यानी 8 रुपए के सीपी पर 3 रुपए की प्रॉफिट, यानी 11 में बिक रहा है सामान, 11 में बिक रहा है, तो सीपी चाहिए, तो 75/11 गुना 8। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है।
देखो डी नंबर में है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है जी, आइए 82 नंबर सवाल पे चलते हैं। चलो 82 नंबर क्या है 82, जरा इसको भी देख लो, कौन सा बड़ा तोप का गोला है। ठीक है, तो 82 के देखते हैं। कहता है पी का 5% 10 है। ओके, पी का 5% 10 है और क्यू का 10% 5 है। बहुत अच्छे, क्यू का 10% 5 है। यहां तो मुझ जवानी में कह सकता हूं कि 20 दहें 200, यानी पी का वैल्यू 200 होगा। अरे भैया 200 का 5% 10 होता है ना, और 10% की वैल्यू 5 है, यानी 50 होगा। 50 का 10% 5 होता है। तो आर क्यू बटे पी के बराबर है। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? आर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। ओके, आर जो है वो क्यू बटे पी के बराबर है, और क्यू का वैल्यू है 50 बटे 200, यानी कि 1/4 है ना, 1/4। तो भाई साहब आर का मान क्या? अरे भाई इसे कोई क्वेश्चन हुआ? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सवाल बच्चे जिनको समय लगा होगा उसके लिए हम बताते हैं। उन्हें पी का ऐसे 5% किया होगा 10। ठीक है, तो फिर पी बराबर किया होगा, परसेंट को तोड़ा होगा 100 बार में, फिर ऐसे काटेगा, फिर 20 गुना 10 200 करेगा। अरे भाई ऐसे मूर्खता है। यहाँ पे देखो दिमाग लगाते हैं, मुझे ना 100% वैल्यू चाहिए। कोई भी नंबर दुनिया में 100% होता है। अब तुम बताओ 5% अगर 10 है बाबू, तो 5 को 100 कैसे बनाओगे? 20 गुना करके, 20 पंचे 100, यानी 20 गुना 10 200 हो गया। ठीक है, अब देखो 10% 5 है, भाई इसको भी 100% बनाना है। तो क्यों 100% कब होगा? जब 10 गुना 10 करेंगे, 10 गुना 10 करेंगे, तो इसको भी 10 गुना करें, 10 पचे 50। तो यानी पी और क्यू का वैल्यू आ गया, और ये सवाल का आंसर सी नंबर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हमने 82 कर लिया है अभी। अब 83 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया गया। यह कार्यवाही 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम की रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की मात्रा का 16/81 है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन ना आप ना रिप्लेसमेंट टेक्निक से बनाओगे तो इजीली बनेगा। जैसे क्या है रिप्लेसमेंट टेक्निक? ऐसा सवाल तो एक लाइन का है। मान लेते हैं इस बर्तन में आम का जूस था, मैंगो आम का जूस था इस बर्तन में, और कितना लीटर था हमको नहीं मालूम। तो मान लेते इस बर्तन की क्षमता थी x लीटर। कितना था? x लीटर क्षमता था, और इस x लीटर में से हर बार 8 लीटर निकालता है। x लीटर में से 8 लीटर हर बार निकालता है, और इस काम को करता है कितनी बार? एक बार पहले और 3 बार और किया, यानी कि 4 बार। कितनी बार किया? 4 बार। इसको पढ़ाने के लिए आप तो पूरे क्लास में जो पढ़ाए हैं सॉल्यूशन, रेशियो प्रोपोर्शन का एक चैप्टर है उसमें सॉल्यूशन, उसमें रिप्लेसमेंट पढ़ाए हैं। अब देखिएगा उसमें कराया हुआ है। तो यहाँ टाइम्स होता है, यानी 4 बार किया तो रेशियो बन गया 16:81। अब बच्चा भी कह देगा कि किस नंबर का पावर 4 16 होता है और किस नंबर का पावर 4 81 होता है। तो 2 की पावर 4 16 होती है और 3 का पावर 4 81 होता है। यानी हम x - 8/x बराबर कह सकते हैं कि ये 2/3 होगा। क्यों होगा? तो बच्चे ये 2/3 का पावर 4 है, और पावर कंपेयर करेंगे तो बेस भी मेरा इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 × x 3x और 2x, 3x में x गया तो x बराबर हो गया 8 × 24, यानी 24 लीटर। इस सवाल का जवाब होगा डी नंबर। एक राइट आंसर है बच्चे। जिनको भी आया होगा डी नंबर एग्जाम में जो टिक लगाया उसका करेक्ट होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन पे छूट गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, अभी बता रहा था कोई सर छूट गया है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन छूट गया भाई। 78 बोल रहा था छूट गया। हाँ यहाँ पे ठीक है, ये देखो कर देते हैं 78, ये छूट गया था। कहता 600 रुपए को 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा? बच्चे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट याद रख लो। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बच्चे 2r.r²। या तो तुम यहां से क्या कहते हैं सक्सेसिव भी लगा सकते हो, नहीं तो मुझे तो याद रहता है कि 10% का 2 साल का 21% होता है सक्सेसिव। क्या होगा? 21%। या तो हम कह सकते हैं 10 की स्क्वायर 100 हो गई, 10 दूना 20 हो गया, और 2 डिजिट यहाँ लेना होता है तो एक पीछे आएगा तो 20 और 1 21% होंगे। यानी 21% मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 600 का 21%
126 टका होगा। एक तो ये तरीका बनाने का, या तो आप रेट है मेरा 10%, इसको ब्रेक करेंगे तो 1/10 होगा, यानी 10 रुपए की धनराशि में 1 रुपए का इंटरेस्ट 11 हो रहा है, और ये 2 साल के लिए कह रहा है, यानी इसको 2 बार आप लिख देंगे तो 10 गुना 10 100 और 11 गुना 11 121। ये प्रिंसिपल होता है बच्चे, और प्रिंसिपल दिया 600, यानी 6 गुना है, तो ये भी जो कि अमाउंट है तो गुना करेंगे तो 626 टका होगा, 726 रुपया होगा, 726। अब सोचो 600 रुपए का धनराशि 726 हुआ तो कितना ब्याज हुआ, 126 टका ब्याज हुआ। इसमें कोई दिक्कत का बात तो है ही नहीं है, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कंपाउंड, इसका ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये 78 भी हमारा हो गया, और अभी हम लोग किए थे 83। आइए 84 पे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2100 की राशि 3000 पुरुषों एवं महिलाओं के बीच इस प्रकार से बांटी गई कि प्रत्येक पुरुष को 1 रुपये और प्रत्येक महिला को 50 पैसे प्राप्त हुए। पुरुषों की संख्या बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चे, अगर तुम दिमाग लगाओगे तो एक लाइन में बन जाएगा, इसका आंसर निकाल सकते हैं। सोचिए, अगर कोई आदमी यानी मैन को अगर उसने एक्स माना होगा, बेसिक से बना के दिखा देते हैं, तो वुमन क्या होगी भाई, 3000 माइनस एक्स होगा, 3000 माइनस एक्स। क्यों होगा 3000 माइनस एक्स, तो लॉजिक से बात है कि 3000 महिला और पुरुष दोनों मिलाकर है, ठीक है, और हर पुरुष को 1 रुपया मिलता है, लेकिन महिला को 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, और कुल मिलाकर कितना रुपया हुआ बाबू, तो कुल मिलाकर हो गया 2100 रुपया। कितना रुपया, 2100। तो ये x का आधा होगा ना, ये x का आधा, तो x में से x का आधा गया तो x/2। 3000 का आधा करेंगे तो 1500 बराबर 2100, और 2100 में से 1500 जाएगा तो 600, 600 गुना 2, इन x का वैल्यू 1200। किसको पूछा था भाई, नंबर ऑफ मैन, और मैन को हम x माने थे, यानी 1200 मेरे सवाल का जवाब। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ से ऑप्शन भी रख करके बना सकते थे। 1200 आदमी को 1 टका मिलेगा तो 1200 टका होगा, और 1800 महिला हो गई, और 50 पैसा हर महिला को मिलेगा तो 900 रुपया हुआ। तो 1200 प्लस 900 2100 टका तो ऐसे बन रहा था, तो मुजवानी भी इसको हम बना सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.9, 0.48 और 0.525 का HCF बताना है। ठीक है बच्चा, ये तो मुझे देखते ही हम कह सकते हैं कि 3/200 होगा। आप देखो, हम बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप ना 0.9 है, 0.48 है और 0.525 है। रूल कहता है कि सबका डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर लिखेंगे तो 1000 आएगा, यहाँ कहते तो 100 आ जाता है, और यहाँ करेंगे 10। तो भाई सबको इक्वल करना है, तो सबको इक्वल करने के लिए इसमें अगर 1 0 लगाएंगे तो ऊपर भी 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 2 0 लगाएंगे 1000 होगा, तो यहाँ भी 2 0 बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखो 3 तो सभी में है, तो 3 तो आना ही आना है, 3 का पहाड़ा सब में कटेगा, पक्का है। ठीक है, तो 3 सब में कटने वाला ऊपर वाले का, इन्हीं का HCF लेंगे बच्चा, इन्हीं का HCF, ऊपर वाले का HCF लेते हैं, नीचे वाले का LCM लेना होता है। तो तीनों में तो सेम ही है, तो नीचे तो 1000 होने वाला है। 3 से ये भी कटेगा, 9 16 48 और 5 2 7 5 12, 3 से ये भी कटेगा। अब देखो 5 से भी कटता है ये, अरे भाई 0 है तो 5 से कटवे करेगा, तो 5 लगा देते हैं। अब 5 से काटेंगे तो 200, देखो 3/200 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल मेरा बिना ज्यादा झोल झाल का है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जब भी किसी फ्रैक्शन का HCF लेते हैं तो अंश का HCF और नीचे का LCM, और अगर डेसिमल में दिया हो तो डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए और इजीली बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113, 11.3, 1.13, 0.113 और 0.013, तो जोड़ भी सकता है कोई बच्चा। ठीक है, तो 113 और 11, 124 और 25 तो सभी में दिया ऑप्शन में, ओके कोई बात नहीं। तो जोड़ना खाली रह गया है, तो 0.3, 0.13, 0.113 और 0.0113। तो बच्चे 3 4 5 5 5 5 4 3 जहां होगा वही सवाल का जवाब होगा। 5 5 4 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत का बात है नहीं, डी नंबर होगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए आराम से और खाली खत्म कर दीजिए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कर। क्वेश्चन हम लिख देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन क्या था, ऐसे करके होगा 87 नंबर। यहाँ पे
8 है भाई, यहाँ पर 3 है, 81 का पावर स्क्वायर पावर 3। ओके, तो इसको बनाना है तो कोई बड़ी काम नहीं है। तो इसको 9 का स्क्वायर कर लूँ तो 9 अंडर रूट क्यूब में कर देते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 होगा और 4 तिया 12, और यहाँ से 3 भाग में आएगी, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और यहाँ 8 है ना, यहाँ 8 है। तो बच्चे 9 की पावर 4 हो गई, तो अंडर रूट 9 का पावर 4। अभी 9 को 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 दूनी 8 होना है, यानी 3 की पावर 8/8 कटकर 3 देगा। सवाल का आंसर डी नंबर करेक्ट होगा बच्चे, यहाँ पर डी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, तो यही मेरे सवाल का जवाब है, डी नंबर। तो बहुत ही सिंपल है, इसको रूल नंबर नहीं पता ऐसे रूट अंडर a टू द पावर a, मान लीजिए यहाँ पे m लिख देता हूँ, यहाँ m और a टू द पावर n है, इसको लिखेंगे a टू द पावर n/m। जैसे अगर रूट अंडर a का पावर n का पावर m है तो इसे लिख सकते हैं रूट अंडर a पावर n गुना m। अगर a पावर m है तब इसको a पावर n गुना m नहीं लिख सकते, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जब तक पावर के ऊपर ब्रैकेट ना लगा हो तब तक आप इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 87 नंबर 88। आइए देखते हैं 88 नंबर। कहता निम्न में से कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है? इससे भी हल्का सवाल हो सकता है क्या? विभाज्य करने का तो एक ही तरीका है बच्चे, जोड़कर देखिए। जहां पे 9 पूरे 6 3 9, 6 2 8 1 9, यहाँ पे जोड़ के पुर रहा है, खत्म हो गए। विभाज्यता का नियम है 9 का अंकों का योग 9 से कटे, अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल। ठीक है सर, तो 9 का मल्टीपल अगर अंकों का योग है तो कटना ही कटना। यहाँ दिख ही रहा था 6 3 9, 6 2 8 1 9, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बी नंबर करेक्ट है इसका। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 89, कार बी की गति की तुलना में कार की गति का अनुपात 6:7। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420, बच्चे 420 को अगर 5 से भाग कर देंगे तो यहीं पर हम 5 8 40 84 ले आएंगे, जो किसके लिए होगा बच्चे, यहाँ पे ए लगा देंगे तो सही रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो ना दूसरी कार, स्पीड ऑफ कार बी इज द रेशियो ऑफ रिस्पेक्ट टू द कार बी। भाई 2 ठो कार बी ए काहे दे रखा है, स्पीड ऑफ कार बी इज इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्ट टू कार बी। अरे भाई कैसे, यहाँ पे ए होना चाहिए तभी तो सवाल आएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ दूसरी कार 5 घंटे में 420 और दूसरी का चाल है 7। दूसरी का चाल कितना है बाबू, 7 है, तो पहली का चाल पूछ रहा है, तो पहली वाली, दूसरी का चाल है 84 और अनुपात में 7 और पहली वाली का है 6, तो 12 7 84, 12 6 72 ऑप्शन में है क्या, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे आराम से डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय टाइम हमारा स्पीड होता है। तो 484 आ गया, 84 किसका है, दूसरी कार वाले, यानी 7 का रेशियो है 84, यानी 7 की वैल्यू 84, 12 7 84, 12 6 72, खत्म हो गया। चलो इससे भी हल्का सवाल कुछ होगा क्या भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन काहे देता है। अब बनेगा 2 लाइन में। 2 महिलाएं अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही है। भाई दोनों अगर एक साथ काम करती है तो लगने वाले समय की तुलना में अगर मनु अकेले काम करती है उसे डिजाइन को पूरा करने में 8 घंटे अधिक समय लगेंगे, और दोनों अगर एक साथ काम करती है लगने वाले समय की तुलना में अनु अकेले काम कर उसे डिजाइन में पूरा करने में 4.5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अनु को अकेले डिजाइन करने में कितना अधिक समय लगेगा। चलो ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। 2 वुमेन अनु एंड मनु आर वर्किंग ऑन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर मनु विल नीड 8 hours मोर देन टू कंप्लीट डिजाइन द वर्क इफ दे वर्क अलोन। ठीक है, और अनु विल नीड 4 more टू कंप्लीट डिजाइन टू देन द टाइम टेकन इफ शी वर्क्स अलोन। ठीक है, अच्छे बच्चे सवाल एक कंसेप्ट सिखा देता हूं यहाँ पे जो सारे बच्चों को काम आ जाएगा। बच्चे कभी वैसा सवाल हो ना, जैसे मान लो कोई a + b किसी काम को x घंटे में करता है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, x घंटे में करता है और a जो है बच्चे वो दोनों के काम से m घंटे ज्यादा में कर रहा है।
m घंटे ज़्यादा में कर रहा है और जो b है बच्चे वो n घंटे ज़्यादा में कर रहा है। इस कंसेप्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम बचा देगा आपका एग्जाम में, ठीक है। इसको बीबीआ ही समझना, ठीक है। इसको कोई बंदर उंदर मत समझिएगा, तो बीबीआ ही समझिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन का ऐसा कंसेप्ट है बच्चे कि दो व्यक्ति किसी काम को करते हैं, अकेला एक व्यक्ति करता है उसको इतना घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, दूसरा कोई व्यक्ति करता है उसको उतना घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसे केस में इस x की वैल्यू डायरेक्ट रूट अंडर m इंटू एन, जो कि एक्स्ट्रा टाइम है बच्चे, m घंटा ज्यादा n घंटा ज्यादा, वो लगा दीजिएगा तो x का मान पक्का आएगा। सवाल था क्वेश्चन में कि ना इस कंसेप्ट को ध्यान से देख लो और हम क्वेश्चन अब करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो सवाल क्या था कि अनु को लगता है भाई, एक को लगता है 4.5 घंटे ज्यादा और एक को लगता है 8 घंटा ज्यादा। तो भाई रूट अंडर अगर 8 इंटू 4.4 करेंगे तो 8 चौके 32 और 36 यानी कि 6 घंटा आएगा। कितना घंटा आएगा? 6 घंटा। सवाल पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम वुड अनु टेक टू कंप्लीट द डिजाइन। तो अनु को कितना एक्स्ट्रा लग रहा है वो पढ़ लेते हैं। अनु विल नीड 4.5 आवर्स मोर, यानी 6 प्लस 4.5 यानी कि 10.5, 10.5 घंटे सवाल का जवाब होगा। जितने लोग एग्जाम में बनाए हैं सच ईमानदारी से बताना कितने लोग इसको इतना टाइम में बताया था, इतना टाइम में बनाया था, ठीक है। कितने लोग इसको इतना टाइम बनाए थे, जो बनाए होंगे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आइए, जिनको समझ में ना आया हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। सवाल है बच्चे, आपसे 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दुगुनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? आज से 8 साल के बाद जो है सीता 6 साल पहले जितनी आयु की थी उसकी दुगुनी उम्र की होगी। मान लेते हैं अभी उसका उम्र x साल है। कितना साल है? x साल। तो 8 साल के बाद क्या होगी? x प्लस 8 होगा। x प्लस क्या होगा? 8। और 6 साल पहले क्या रही होगी? x माइनस 6। यानी आज का जो उम्र है बच्चे, 8 साल के बाद का जो उम्र है 6 साल पहले का उम्र का दुगुना था। यानी ये दुगुना है, इक्वल करने के लिए दुगुना इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो 2x में से x गया तो x और 6 दूनी 12 8 20, यानी आज उसका उम्र 20 वर्ष का है, ठीक है। आज उसका उम्र 20 साल का है। और ये मुंह जवानी भी बना सकते थे लेकिन हम तो बता दिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 हो जाता है। ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलो है? एकदम अभी तो बतेवे किए थे भैया। 32 औसत पहले से था, 32 औसत पहले से था। एक औसत जो था ए औसत 32 था और नया औसत हो गया 34। नया औसत कितना हो गया? 34 हो गया। तो भाई 32 से 34 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, ठीक है। अभी क्या सिखाए थे? अगर कोई व्यक्ति क्लास में इंटर करता है, समूह में शामिल होता है, अगर वो उतना ही वेट लेकर आता है जितना औसत है तो पूरे क्लास के औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ता है जब उसकी वैल्यू औसत से कम होती है या ज्यादा होती है। उसने औसत को बढ़ाया है, कितना? 2 बढ़ाया है। तो हर व्यक्ति का बढ़ाया होगा। पहले से पूरे क्लास में 20 आदमी थे, ठीक है, और 2 आदमी और आ गए ए और बी, तो 20 2 कितना हो गया? 22। 20 2 कितना हो गया? 22। समझिए 20 2 22, यानी एक्स्ट्रा वेट जो है बच्चे, एक्स्ट्रा 22 लोगों में बटेगा और हर व्यक्ति का 2 किलो बढ़ रहा है तो 22 दूनी 44 किलो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 44 किलो बढ़ रहा है, यानी औसत से 44 किलो एक्स्ट्रा लेकर आना है। औसत कितना था पहले से? 32 था औसत। औसत कितना था? 32। यानी 2 व्यक्ति अगर 32 किलो वाले आते हैं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो टोटल जो मेरा बन जाएगा तो 32 2 व्यक्तियों के लिए है, तो 32 दूना 64 और एक्स्ट्रा लेकर आना है 44, ठीक है, जिसमें से एक व्यक्ति का वजन है 40 तो हम निकाल ही लेंगे। तो 32 दूना 64 4 4 8 4 10 108 किलो टोटल, जिसमें एक व्यक्ति का वजन है 40 तो दूसरे व्यक्ति का वजन होगा 68 किलो। करेक्ट आंसर होगा 68 किलो। दोबारा समझाते हैं एक बार, देखिए। औसत पहले से था 32, औसत हो गया 34, 2 किलो बढ़ा। ये 2 किलो जो बढ़ा है हर व्यक्ति के लिए बढ़ा होगा।
तो 20 व्यक्ति पहले से था, 2 व्यक्ति नए आ गए, 20 दो 22 व्यक्ति। 22 व्यक्ति में 2-2 किलो बढ़ेगा तो 22 दूनी 44 किलो एक्स्ट्रा होगा। और हर व्यक्ति का एवरेज है 32, यानी 32 किलो का व्यक्ति अगर ग्रुप में आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 32 दूना 64 किलो का व्यक्ति अगर समूह में आता तो समूह को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत बढ़ा है 2 से, यानी वेट आया 44 किलो एक्स्ट्रा, तो जोड़े तो 108 किलो, जिसमें से 108 में एक व्यक्ति 40 किलो का है, दूसरा 68 किलो का होगा। कंफर्म सवाल का जवाब यानी बी नंबर इज राइट आंसर है, बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है किसी खिलौने को 13% की हानि, कुछ क्वेश्चन छोटा तो नहीं जी, 93 पे आ गए, 92 किए, अभी 91 किए, इधर कर लिए थे, देख लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक ही चल रहा है। क्वेश्चन कहता है किसी खिलौनों को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग ए टॉय एट 30% लॉस, और देखो जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम आर्टिकल पर दिया हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम आर्टिकल पर दिया हो तो दोनों को हम प्लस कर देते हैं। अब क्यों करते हैं इसके पीछे का लॉजिक बाद में बताएंगे, ठीक है। दोनों को प्लस कर देते हैं, एक तरीके से हम ये भी समझा सकते हैं। देखो अगर मान लो सीपी 100 है तो अगर उसे 13 का लॉस होगा यानी 87 में बेचेगा, अगर उसको 11 की प्रॉफिट होगी तो 111 में बेचेगा, ठीक है। तो ये भी एक एसपी है बच्चा, 87 भी एक एसपी है, 111 भी एसपी है, तो दोनों के एसपी के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 24 है। कितना बच्चे? 24 यूनिट का फर्क है, और 24 यूनिट की वैल्यू विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 108 रुपया, 24 की वैल्यू 108 है। किसी सवाल में अगर 12% की प्रॉफिट चाहिए तो 100 के सामान में 12% का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अगर 12% का चाहिए तो एसपी बन जाएगा 112। तो 112 का वैल्यू 108 बटे 24 गुना 112, अब कैलकुलेट करेंगे तो 504 आएगा, ठीक है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 नम 108, 2 से काटेंगे 56 बार में, 9 के 54, 9 5 45, 5 50, 504 टका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो इसमें पूछ सकता है। याद रखिए अगर किसी क्वेश्चन के सेम आर्टिकल पे प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया हो और एसपी के बीच का डिफरेंस हो तो प्रॉफिट और लॉस को जोड़ देते हैं। अगर एसपी के बीच का डिफरेंस और प्रॉफिट दिया हो तो माइनस करेंगे, लॉस दिया हो तो भी माइनस करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ना है तो आइए हमारे क्लास में, और बेसिक से लेकर के एडवांस और प्री मेंस लेवल तक का सारा एक्सप्लेनेशन, सारा एक एक सब्जेक्ट, और मैथ और रीजनिंग की तो कोई बात ही नहीं है। आप आइए, 5 दिन डेमो भी कर सकते हैं, सीखिए और देखिए। अगर मेरे अंदर कुछ आपको लगता है कि सीखने लायक है, मैं सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप भी होंगे, ठीक है। तो आइए मेहनत करेंगे मिल करके, तो क्या नहीं हो सकता है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि बताएं। भाई साहब त्रिज्या यानी कि रेडियस, और आयतन जो होता है बेलन का पायर स्क्वायर एच होता है, पायर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे हाइट तो दिया ही नहीं है, तो बेलन का वॉल्यूम होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी हाइट से कोई मतलब नहीं। तो रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस 2 बार बढ़ेगा, यानी 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बट्टे 100। बोले सर क्या लिख रहे हो आप? ये भाई सक्सेसिव वैल्यू है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। कैलकुलेट करेंगे आराम से 125% आएगा, 125%। इसको मुँह जवानी भी कर सकते थे, 2r डॉट आर स्क्वायर लगा देंगे, 50 दूनी 100, 50 का स्क्वायर 2500, उस पर भी बन जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, क्लास में 1000 बार करा चुके हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। 70 लीटर के घोल में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। अनुपात को उल्टा करने के लिए घोल में कितना पानी मिलाना होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनुपात को उल्टा करने का मतलब होगा कि 5:2 से 2:5 कर देना है। तो भाई मिल्क और वाटर है, शराब और पानी है, तो शराब और पानी, ठीक है जी। छोटा जगह है तो हम लोग, जगह छोटा क्यों है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 5:2 को उल्टा करना है, चलो इतना ही देखना था मुझे खाली, ठीक है। तो एक तरफ शराब रख दूं और एक तरफ पानी रख दूं,
तो 5:2 तक 2:5 था, शायद 5:2 रहा होगा। इसको उल्टा करना बच्चे, यानी 2 और 5 क्या मिलाना है भाई, पानी मिलाना है, इसमें मिलाना है पानी, यानी शराब को मिला ही नहीं रहे तो शराब कांस्टेंट हो गई, शराब क्या हो गया, कांस्टेंट। तो भाई ये तो 1 मिनट, कितना लीटर था ये तो देखे ही नहीं, सॉरी 1 मिनट देखना पड़ेगा बच्चे, भुला गया मैं। 70 लीटर है, 70 लीटर, 1 मिनट, 70 लीटर, ठीक है। तो शराब और पानी 5:2, उल्टा करेंगे 2 5, ये मिला रहे हैं पानी को, पानी यानी वाटर मिला रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो फिक्स हो गया, इसको मिला ही नहीं रहे, जो चीज मिलाते नहीं निकालते वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको क्या करेंगे गुरु, तो इसको इजीली 5 दूनी 10 कर देंगे, तो 2 पंचे 10 हो गया। इसको 5 गुना किया तो यहाँ भी 5 गुना और यहाँ पे 2 गुना, तो 5 दूनी 10 और 4 14, और ये वैल्यू था 70 लीटर। तो एक का वैल्यू हो गया 5, कह रहा है कितना पानी मिलाया, तो 2 दूनी 4 और 25, 4 से 25 हो रहा है, यानी 21 मिला रहे हैं। तो 21 पंचे 105 होता है, 21 पंचे 105, बी नंबर करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, बी नंबर। ये मिक्सर का सवाल है, बहुत ही रेशियो इक्वल करिए, जो चीज मिलाते नहीं निकालते नहीं तो वो इक्वल रहता है। और मिश्रण जो था 70 लीटर का था, तो 5 दूनी 10 और 4 14 की वैल्यू 70, तो एक का वैल्यू 5। 4 लीटर पानी पहले था, अभी 25 लीटर है, तो 4 से 25 मतलब 21 मिला रहे, 21 पंचे 105, खत्म हो गया सवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक थैली में 20 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में कुल 90 सिक्के हैं। थैली में सिक्कों की कुल कीमत 21 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। भाई 20 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में दुइये को सिक्का ही दिया है, कुल 90 सिक्के हैं, थैली में कुल 21 रुपए है। तो देखो दो तरीका है इसको भैया, तो रेशियो पर बना लो, ठीक है, या तो तुम डायरेक्ट इसमें तो दुइये तो वैल्यू दिया है तो उतना रेशियो जाने की जरूरत नहीं है। 90 को सिक्का है बच्चे, एगो 20 पैसा वाला है, एगो 25 पैसा वाला। अब तुम ही बताओ 100 पैसा का 1 रुपया होता है, 100 पैसा का 1 रुपया होता था। हमसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। भाई अगर 25 पैसा का सिक्का 20 पैसा का अगर x है तो ये 90 माइनस x है, 90 माइनस x है। और 20 पैसे के सिक्कों की वैल्यू 1/5 हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं भाई, ऐसे कह सकते हैं कि ये 100 पैसे की वैल्यू कितनी होती है, 1 रुपया, तो 20 पैसा क्या होगा, 20 पैसा क्या होगा, 100/20 का मतलब 20 हिस्सा है ना 100 का, 20 हिस्सा 100 का, 20/100 करेंगे तो 20 पंचे 100 आएगा, तो 25 चौके 100 होता है, 1/4 होगा, और कुल मिलाकर रुपया हो गया 21 टका, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में हमको मजा ही आ जाएगा, तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो x/5 में x/4 घटाना है, ठीक है, x/5 में x/4 घटाना है, तो कितना होगा भाई, तो 4 माइनस x/20 होगा, और 90 का बटे 4 कर देंगे बराबर 21, तो 21 चौके 84 होता है, तो x बराबर हो गया 21 चौके 84, तो 90 में 84 किया तो 6/4 गुना 20, तो 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, यानी x की वैल्यू 30 आई। 20 पैसे का सिक्का 30 गो है, तो 25 पैसे का सिक्का 60 गो होगा। एक तो ये बेसिक टेक्निक है, ये बेसिक टेक्निक है, नॉर्मली तुम कुछ नहीं जानते हो तो मैं ऐसे करके बना लो। इसमें सिक्कों की संख्या को उसकी वैल्यू से गुना कर दिए। वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया, 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 20 पैसा हुआ 1/5, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए और कहानी खत्म। अगर इसको कैलकुलेट करने नहीं आ रहा आपको तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। चलो नेक्स्ट, इसको और भी तरीका है रेशियो पर बनाने का, अभी नहीं कहना मास्टर को आता ही नहीं है, तुरंत बना सकते हैं। इसको रेशियो बैठा करके अनुपात लिखा देंगे और तुरंत खत्म हो जाएगा सवाल। तो चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं इसको। 3 घंटियां, क्लास में कई बार क्वेश्चन करा चुके हो सब, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 घंटियां जो 30, 45, 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती है, अगर वह सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हो तो एक साथ दोबारा कब बजेगा। तो भाई 30, 45 और 60 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 30, 45 और 60 का एलसीएम ले लो। अब क्यों एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम इसीलिए लेंगे जो घंटी 30 सेकंड के अंतराल पर बजता है, जो घंटी 45 सेकंड के अंतराल पर बजता है, जो घंटी 60 सेकंड के अंतराल पर बजता है, तो वो तीनों घंटी इस टाइम के ज्यादा टाइम में ही एक साथ बजेगा। क्यों,
सोचो कोई घंटी को अगर 8 बजे बजाए तो ये बजेगा 8:30 पर, ये बजेगा 8:45 पर, ये बजेगा 8:60 पर। जब ये 60 सेकंड पर बज रहा होगा तो ये भी बज जाएगा उसके साथ, लेकिन ये नहीं बजेगा, इसीलिए 60 सेकंड के बाद ही बजेगा। जो गिवन नंबर होता है उससे एक्स्ट्रा नंबर हमारा एलसीएम ही होता है। तो एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। देख करके भी हम कह सकते हैं ये होगा 180, और 180 सेकेंड होगा, जो कि 3 मिनट हो गया। कितना हो गया? 3 मिनट। कितना बजे बजाया था एक साथ भैया? तो बजाया था सबको दोपहर में 1 बजे। तो दोपहर 1:03 सवाल का जवाब होगा, कुछ नहीं है इसमें, दोपहर 1:03। 1 बजे के बाद 3 मिनट के बाद बज जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कह रहा 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है? कुछ और अंतर नहीं है, 7/24 का फर्क है। मुझबानी कुछ तो थोड़े इसमें। 7/16 और 7/48, भैया इसको बेसिक, इसको इक्वल कर दो, बेस को इक्वल कर दो तो 16 48 होता है, तो 7 21 हो जाएगा। तो भाई 21 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया, 48 हो गया। तो 21 में 7 गया तो 14/48, यानी 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 7/24 सवाल का जवाब होगा। कुछ नहीं है, घटा दीजिए, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट 99। कह रहा निम्नलिखित में x का मान बताइए। x का मान क्या है भाई? यहाँ पे क्यूब रूट है, ध्यान देना, यहाँ पे क्यूब रूट है। यहाँ पे जो है ना सवाल ऐसा होगा 17 गुना 23 प्लस 16 भागा क्यूब रूट 64 माइनस 156। तो ये तो भाई 4 हो गया। 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आना है। 23 गुना 17 करेंगे, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 391 हो गया, प्लस 4 माइनस 156। तो 395 में से 156 जाएगा। ठीक है, तो 15 में 6 गया 9, 8 में 5 गया 3, 3 में गया 2, 239 करेक्ट सवाल का जवाब होगा। कुछ नहीं है इसमें, ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही बनना चाहिए। मैथ ये पूरा स्कोरिंग पेपर है, आराम से पूरा कर सकते थे। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। हु इज द प्राइम नंबर? इरेशनल नंबर पूछ रहा है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर 22/7 होता है भाई। ठीक है, 22/7 है एक इरेशनल नंबर, क्योंकि भागा देंगे तो कभी कटेगा नहीं। बताइए, 22/7 एक रेशनल है बच्चे, इरेशनल नहीं है। विच इज आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर ऑफ, एक भी इरेशनल नहीं है इसमें से। सवाल गलत है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा ये मैथ का सीट हमने कंप्लीट किया। रीजनिंग हम फिर क्लास में करा देंगे। इतने क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत लगा हो सवाल में, कहीं पर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके भेजिएगा, और अपना सुझाव और अपने अगर कुछ सुधार कर सकते हैं वही बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।